नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। होप स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु एकेडमी का जो है वो बिहार पुलिस मद्य निषेध कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अन्य वीडियो के इंस्ट्रक्शन के भांति इसमें भी आप लोगों को आंसर से ज़्यादा डिस्कशन पार्ट पे ध्यान देना है। तो चलिए फटाफट हम लोग जो है वो अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था। हिंदी साहित्य के इतिहास का जो लेखन है वो सबसे पहले जो है वो फ्रेंच भाषा में हुआ था। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो फ्रेंच भाषा में सर्वप्रथम जो हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन हुआ था वो हुआ था गारसा द तासी के द्वारा। तो गारसा द तासी के द्वारा जो है वो सबसे पहले जो है वो हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन का जो है वो स्टार्ट उनके द्वारा किया गया था फ्रेंच भाषा में। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि बैरन द्वीप डैश में स्थित है। बैरन द्वीप की बात करें तो ये अंडमान सागर में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो है ये मध्य अंडमान में जो है वो बैरन द्वीप स्थित है। आपको पता होगा कि अंडमान निकोबार 3 भागों में है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान। तो जो मध्य अंडमान का क्षेत्र है उसमें बैरन द्वीप है और बैरन द्वीप एकमात्र भारत का जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी भी है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ऑप्शन में दिया हुआ है मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी से आपको ये ध्यान रखना है कि मन्नार की खाड़ी में एक फेमस द्वीप है जिसका नाम है आपका पंबन द्वीप। पंबन द्वीप जो है वो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी से आप एक द्वीप का नाम याद रख सकते हैं जिसका नाम है न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप जो है वो बंगाल के खाड़ी में है और ये भारत और प्लस बांग्लादेश के बीच में जो है इन दोनों के सीमा पर इसकी स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पे कि कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश 99.3% साक्षरता दर के साथ 5वां पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। तो 5वां अब तक जो है वो 5 पूर्ण राज्य या केंद्र शासित प्रदेश साक्षर राज्य घोषित किए जा चुके हैं, जिसमें 5वां की बात करें तो वो हिमाचल प्रदेश है आपका। 5 जो साक्षर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है उसमें है आपका त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा, लद्दाख। मिजोरम की अगर हम बात करें तो मिजोरम जो है वो भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य जो है वो बन चुका था। गोवा की बात करें तो गोवा जो है वो दूसरे नंबर का पूर्ण साक्षर राज्य है। लद्दाख की अगर हम बात करें तो लद्दाख जो है पहला यूटी है जो 100% क्या है, साक्षर है। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A कब लागू किया गया था। देखिए, 51A की बात करें तो ये मूल कर्तव्य की बात करता है और मूल कर्तव्य जो है वो भाग किस में है, तो वो भाग आपका हो जाएगा 4 में, भाग 4 के कॉम में। ठीक है, भाग 4 के कॉम में जो है वो मूल कर्तव्य है और मूल कर्तव्य हम लिए कहाँ से हैं, तो हम यूएसएसआर से हम मूल कर्तव्य को बोरो किए हैं। इसको लागू कब किया गया था, तो इसको लागू किया गया था 3 जनवरी 1977 को। 3 जनवरी 1977 को जो है अनुच्छेद 51A को लागू किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है वो 42वां संविधान संशोधन हुआ और ये संविधान संशोधन 1976 में हुआ। इसके फलस्वरूप जो है वो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। 86वां संविधान संशोधन 2002 के जो द्वारा है वो एक मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, जो 11वां मूल कर्तव्य था, जो ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। तो वर्तमान में मूल कर्तव्य की बात करें तो वर्तमान में जो है वो टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं और मौलिक कर्तव्य का सबसे पहले उल्लेख जो है वो नारायण अग्रवाल ने अपनी पुस्तक गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया में किया है। तो इतना सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ का है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल
8 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है तो त्रिभुज की संगत ऊंचाई बताइए। तो यहाँ पे बोला गया है वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वो होता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पाई गुने 8 यानी ये हो जाएगा 64 पाई हो जाएगा। ठीक है, और त्रिभुज की ऊंचाई निकालना है तो त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है 1/2 गुने आधार अगुने ऊंचाई, ये होता है। इस पे अगर हम बैठाएंगे फॉर्मूला को तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1/2 गुने 8 गुने h, और ये जो है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो बराबर में क्या होगा 64 पाई हो जाएगा। और आप यहाँ से सॉल्व करिएगा तो h बराबर जो है वो आपको 16 पाई जो है वो आंसर निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार किस जगह से हम लोग लिए हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो समवर्ती सूची का जो विचार है वो हम लोग ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसको लिए हैं। बात करें समवर्ती सूची की, तो सूची की पहले बात कर लेते हैं। तो भारत में 3 प्रकार की सूची है, एक तो है आपका संघ सूची, एक है आपका राज्य सूची, और एक है आपका समवर्ती सूची। एक है आपका समवर्ती सूची। देखिए, जब संविधान बना था उस समय में 97 विषय था संघ में, लेकिन वर्तमान में 100 विषय है। राज्य सूची में पहले जो है वो 66 विषय था और अभी 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में पहले 52 विषय था और अब जो है पहले जो है वो 47 विषय था और यहाँ पे अब जो है वो 52 विषय हैं। यहाँ पे जो 5 विषय बढ़ा है वो 5 विषय है आपका शिक्षा, वन, बाट और माप, वन्य जीव और पक्षियों की सुरक्षा तथा न्याय प्रशासन। ये 5 को जो है वो राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में कर दिया गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो संविधान संशोधन है जिसमें 5 राज्य सूची के विषय को समवर्ती सूची में कर दिया गया था, ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए वर्ष डैश में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है वो गांधी जी के द्वारा 1932 में किया जाता है। 1932 में ही एक फेमस घटना आपको ये याद रखना है कि 24 सितंबर 1932 को जो है वो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में जो है वो पूना समझौता होता है, जिसको हम लोग जो है वो पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। 1930 से आपको ये घटना ध्यान रखना है कि 1930 में जो है बी आर अम्बेडकर के द्वारा ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास फाउंडेशन की जो है वो स्थापना की गई थी। और 1924 में बी आर अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किया था। 1927 में जो है वो अम्बेडकर जी के द्वारा बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका जो है वो चलाया गया था। 1942 में अम्बेडकर जी ने अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना की और 1936 में अम्बेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की थी। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का है कि सतीश इज सीटेड डैश सुनीता। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी साइड आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की बात करें तो ये आपका 1993 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। कुछ आपको फेमस योजना ध्यान रखना है, जैसे कि 2006 में जो है वो नरेगा योजना लाया गया था, जिसको 2009 में जो है इसका नाम बदलकर मनरेगा योजना कर दिया गया था। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो है वो 2022 में लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पेशवा ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। बसीन की संधि जो है इस पे हस्ताक्षर करने वाला जो है वो बाजीराव द्वितीय है, और ये संधि जो है बसीन की संधि ये 1802 ईस्वी में हुआ था, बाजीराव द्वितीय और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ठीक है,
वेलेजली जो है वो वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार जो है वो बाजीराव द्वितीय ही था, ये आपको ध्यान रखना है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाला प्रमुख गैसीय अपशिष्ट उत्पाद कौन सा है? तो जो अपशिष्ट उत्पाद होता है वो ऑक्सीजन होता है, क्योंकि पौधों को ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बात करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो आपको चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपका टेम्परेचर होना चाहिए। लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है और हरा रंग में प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल शून्य होता है। 12 नंबर प्रश्न है कि भारत में अरेबिका कॉफ़ी किस राज्य में उगाई जाती है? अरेबिका कॉफ़ी की बात करें तो ये भारत के कर्नाटक राज्य में उगाई जाती है और कॉफ़ी बोर्ड जो है वो बेंगलुरु में स्थित है। भारत में कॉफ़ी की 2 किस्म होती है, एक तो आपको हो गया अरेबिका और दूसरा आपको ध्यान रखना है वो है रोबस्टा। अरेबिका और रोबस्टा नामक भारत में 2 कॉफ़ी का जो है वो उत्पादन किया जाता है। बात करें कॉफ़ी की उत्पादन के लिए जो आपका जलवायु चाहिए वो उष्ण आर्द्र जलवायु चाहिए, जहाँ पे लगभग 150 से लेके आपका 250 सेंटीमीटर वर्षा जो है वो वार्षिक वर्षा चाहिए। केरल कॉफ़ी के उत्पादन में जो है वो कर्नाटक के बाद जो है वो दूसरा राज्य आपका केरल हो जाएगा। विश्व में सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी है वो उगाता है ब्राज़ील। ब्राज़ील के द्वारा जो है विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है? तो दही जो है वो लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है। लैक्टिक अम्ल की बात करें तो ये एक कार्बनिक अम्ल है। लैक्टिक अम्ल दूध, दही, बियर इत्यादि में पाया जाता है। सेब में बात करें तो सेब में जो है वो मैलिक अम्ल पाया जाता है। सिरका की बात करें तो सिरका जो है संतरा की बात करें तो संतरा में जो है आपका वो आपको विटामिन सी पाया जाता है और इसमें जो अम्ल पाया जाता है उसको हम लोग ऑक्जेलिक अम्ल कहते हैं। तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो संतरा हो गया आपका, फिर टमाटर हो गया, पालक हो गया, इस सब में मिलता है। टार्टरिक अम्ल जो है वो इमली अंगूर में मिलता है। एसिटिक अम्ल जो है वो आपका सिरका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश को पहचान करिए। तो यहाँ पे तुमको नहीं होगा, तुमको के स्थान पर जो है आपको यहाँ पर होगा आपको होगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा आपको मुझे पढ़ाना है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि हमको अशुद्ध जो वाक्य है अशुद्ध शब्द को चूज़ करना था। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? भारतीय सिविल सेवा में पहले भर्ती होने वाले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर की बात करें तो ये सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय थे और इन्होंने जो है ये 1863 में जो है वो आईसीएस की परीक्षा पास की थी। भारत आईसीएस की जो पहली परीक्षा है वो भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा आईसीएस के थ्रू जो है वो 1855 ईस्वी में जो है आपका लंदन में हुआ था सबसे पहला परीक्षा। और इस परीक्षा की नींव रखने वाले जो वायसराय थे उनका नाम वॉरेन हेस्टिंग्स था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। और इस परीक्षा के तहत जो अगर हम बात करें कि भारत में सबसे पहला आयोजन जो है वो 1922 में जो है वो इलाहाबाद के अंदर जो है वो आईसीएस का परीक्षा का आयोजन किया गया था। पहले व्यक्ति तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, लेकिन दूसरे व्यक्ति जो हैं वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा जो है वो पास की थी। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इन्होंने भी आईसीएस की परीक्षा पास की थी और इन्होंने जो है ये 1920 में ये परीक्षा पास किया था और चौथा रैंक अपना लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन जो है वो 1838 ईस्वी में हुआ था और 1928 ईस्वी में जो है वो इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार देने का अधिकार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है
कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी एक भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की इस भुजा का सम्मुख शीर्ष से खींचे गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। तो इसका आप त्रिभुज के फॉर्मूला से इसका आप आंसर निकाल सकते हैं लंब गुने आधार पे। तो इसका सही जवाब आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुछ जीवाणुओं की क्रिया द्वारा घोड़ों, खरगोशों आदि जैसे प्राणियों के आहार में मौजूद सेल्यूलोज का पाचन इसमें से किस स्थान पर होता है। तो घोड़ा, खरगोश आदि जानवर के द्वारा जो सेल्यूलोज का पाचन होता है वो सीकम के द्वारा होता है, जिसको हम लोग अंधनाल के नाम से जानते हैं। घास में सेल्यूलोज पाया जाता है और वो जो है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। छोटी आंत की बात करें तो ये मानव में जो है ये सबसे बड़ी होती है। छोटी आंत की लंबाई मानव शरीर में सबसे बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। तो जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जो है वो जाना जाता है। इसमें जो है यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित मंत्र और नियम हमको देखने को मिलता है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को हम लोग अधर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में जो है वो 40 मंडल है और 200 टोटल मंत्र है। यहाँ पे ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति और प्रार्थना है। सामवेद से हमें संगीत की जानकारी मिलती है। अथर्ववेद की बात करें तो ये जादू टोना, वशीकरण, चिकित्सा और जीवन से संबंधित ज्ञान इसमें हमको प्राप्त होता है, इससे जानकारी मिलती है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि रेक्टिफाई द मिस्टेक इफ एनी इन द सेंटेंस गिव बिलो। इट वाज हिम हु कैम, मतलब यहाँ पे गलती कहाँ है वो हमको बताना है। तो इसमें गलती जो है वो पार्ट ए पार्ट में हो जाएगा। तो इट वाज हिम हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसका जो आंसर है हमारा वो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डैश भारत के 4 बड़े मेट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता को जोड़ता है। तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के द्वारा जो है वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता जुड़ती है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की बात करें तो इसमें टोटल 5846 किलोमीटर जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग को ये कवर करता है। और इसकी जो शुभारंभ है ये 2001 में किया गया था और जो कि 2012 में बनकर तैयार हुआ था। इसका जो प्रबंधन है वो NHAI के द्वारा जो है वो किया जाता है। यहाँ पर है उत्तर दक्षिण गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारे की बात करें तो ये श्रीनगर को कन्याकुमारी तथा पूर्व पश्चिम गलियारा जो है वो सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। भारतमाला परियोजना की अगर हम बात करें तो भारतमाला परियोजना की जो घोषणा है वो 2017 के अंदर किया गया था। 4 धाम विकास परियोजना जो है ये उत्तराखंड में जो प्रसिद्ध 4 धाम है जैसे कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इस के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है वो 4 धाम विकास परियोजना का स्थापना किया गया था। 22 नंबर प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है। देखिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 जो है ये जर्मन वाच संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है। आपको ये याद रखना है कि सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट जो है ये जो रिपोर्ट जारी करता है उसका नाम है ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स। लॉबी इंस्टीट्यूट सिडनी के द्वारा जो है वो एशिया पावर इंडेक्स जो है वो जारी किया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जो है वो वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया जाता है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो है वो द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट है। इनमें से किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है। बोरेक्स के निर्माण में जो है हम लोग धवन सोडा का इस्तेमाल करते हैं। धवन सोडा की अगर बात करें तो कैलेमेनाइट को सोडियम कार्बोनेट के सांद्र विलयन के साथ गर्म करके जो है वो हम लोगों को बोरेक्स की प्राप्ति होती है। बोरेक्स जिसको हम सुहागा भी कहते हैं उसका कुछ और भी उपयोग है, जैसे धातु क्रम में फ्लस्क के रूप में मासिक धर्म की समस्या में। धवन सोडा का उपयोग की अगर हम बात करें
तो धावन सोडा का उपयोग हम लोग कांच, साबुन और कागज जैसे उद्योगों में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ में शामिल निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश यूरो मुद्रा का उपयोग नहीं करता है। यूरोपीय संघ की अगर बात करें तो इसमें टोटल जो है वो 27 देश हैं और दिए गए विकल्प में जो है वो स्वीडन हो जाएगा जो कि यूरो का इस्तेमाल नहीं करता है। स्वीडन की अगर हम बात करें तो स्वीडन का अपना मुद्रा है जिसका नाम स्वीडन क्रोना है। यूरोपीय यूनियन का 27 में से 21 देश जो है ये यूरो का इस्तेमाल करते हैं, बाकी 6 देश यूरो का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो 6 देश है स्वीडन, हंगरी, पोलैंड, डेनमार्क, रोमानिया और चेक गणराज्य। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो आप एक समबाहु त्रिभुज बना लेंगे और यहाँ से जो है आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा हो गया ए बी सी, तो हमसे यहाँ से ए डी हमको फाइंड करना है। तो ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे लंबाई समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला लगा लेंगे √3/2 इंटू ए बी। इससे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका सही जवाब 4√3 ऑप्शन ए आपका सही जवाब आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत में योजना अवकाश के रूप में वर्णित किया जाता है या किया गया है। तो जो 1966 से 69, 1978 से 80 और 90 से 92 यदि इन तीनों समय में जो है भारत में योजना अवकाश का वर्णन किया गया है। और 1966 से 69 की बात करें तो इसमें क्या हुआ था 1966 से 69 में कि 1965 में जो है वो भारत पाक युद्ध हो गया था जिसके कारण योजना अवकाश करनी पड़ी थी। 1978 से 80 के बीच में जो है वो राजनीतिक अस्थिरता और वित्तीय कठिनाई के कारण जो है वो योजना अवकाश किया गया था। और 1990 से 92 में जो है 1991 के आर्थिक संकट और नीति के कारण जो है योजना अवकाश किया गया था। 1978 और 80 का जो समय है उस समय की योजना को हम लोग अनवरत योजना के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है। बहिष्कार का संधि विच्छेद जो है वो आपका हो जाएगा बहि प्लस कार, और बहिष्कार में जो है वो विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता किस देश से संबंधित था। इब्न बतूता जो है ये मोरक्को जो कि अफ्रीका में है वहाँ का यात्री था इब्न बतूता। और इब्न बतूता जो है ये अपना इसका एक यात्रा वृत्तांत है जिसको हम लोग किताब उल रहला के नाम से जानते हैं। किताब उल रहला जो है वो इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था और ये जो है ये अरबी भाषा में लिखी गई किताब थी। इब्न बतूता की अगर बात करें तो इसने दिल्ली सल्तनत के राज व्यवस्था तथा डाक व्यवस्था का वर्णन किया है। वेनिस इटली की बात करें तो यहाँ से निकोलो कॉन्टिव, मार्को पोलो और पीटर मुंडी आदि भारत आए थे। रूस की अगर हम बात करें तो रूस से आने वाला यात्री में अफनासी निकितन था। और पुर्तगाली यात्री की बात करें तो सबसे पहले जो है वो बारबोसा आया था 1515 में, फिर नूनीज आया था 1535 में, ये लोग आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं। तो जो शुभांशु शुक्ला हैं ये दूसरे भारतीय बन गए हैं अंतरिक्ष में जाने वाले। यहाँ पे कुछ आपको ध्यान रखना है, जैसे कि यूरी गार्गिन की बात आ गई तो यूरी गार्गिन पहले मानव थे जो कि अंतरिक्ष में गए थे और ये गए थे 1961 में। और ये कहाँ के थे यूरी गार्गिन, ये रूस के थे। सुनीता विलियम्स की अगर बात करें तो सुनीता विलियम्स जो है ये भारत मूल की सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली भारतीय मूल की व्यक्ति हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग की बात करें तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है चंद्रमा पर जाने वाले पहले मानव थे। और ये कब गए थे चंद्रमा पे, तो ये गए थे 1969 ईस्वी में जो है ये लोग चंद्रमा पे गए थे और ये यूएसए के थे।
आपको पहली महिला ध्यान रखना है जो अंतरिक्ष में गई थी, उनका नाम था वेलेंटीना रेशेस्कोवा और ये सोवियत संघ की थी। अगला क्वेश्चन मैथ का है कि एक बहुभुज में अंतःकोणों का योगफल बाह्य कोणों के योगफल का 3 गुना है, भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको आप जब सॉल्व करिएगा तो बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल निकालने के लिए जो है आप फॉर्मूला लगाएंगे n-2 × 180 और बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है 360 होता है। आप इसको बराबर कर लीजिएगा तो आपका आंसर जो है वो 8 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए आनुवंशिकता के नियम के निर्धारण के लिए किस पौधे का उपयोग किया था। तो देखिए वो पौधा तो मटर का था, लेकिन यहाँ पे मटर का वैज्ञानिक नाम पूछ लिया है। तो मटर का वैज्ञानिक नाम जो है वो पीसम सेंटिवम होता है। और आनुवंशिकता की अगर हम बात करें तो आनुवंशिकता की जो इकाई है वो जीन होती है। आनुवंशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी जो है वो मेंडल ने दिया था, इसीलिए हम लोग आनुवंशिकता का पिता जो है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। डब्ल्यू वाटसन की बात करें तो उन्होंने जेनेटिक्स नाम दिया था। जोहानसन ने जीन शब्द का प्रयोग किया तथा जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप में दिखाई पड़ते हैं उसे फिनोटाइप उनके द्वारा कहा गया था। यहाँ पे और ऑप्शन देख लीजिए, जैसे सोलनम मेलोंगेना है, तो सोलनम मेलोंगेना जो है ये बैगन का वैज्ञानिक नाम है। साइसर एरिटिनम की बात करें तो ये चना का वैज्ञानिक नाम है। और एगारिकस बिस्पोरस की अगर हम बात करें तो ये जो है ये मशरूम का जो है वो वैज्ञानिक नाम आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष जो है वो 18 मई को जो है वो विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है, जबकि 1 दिसंबर को जो है वो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को और विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है 18 मई को। एड्स की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है और इस संक्रमण का पता लगाने के लिए जो है वो एलिजा टेस्ट किया जाता है। 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है और 3 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। 33 नंबर प्रश्न है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी। तो जो कादम्बिनी गांगुली हैं ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली ग्रेजुएट महिला थी। हम अगर बात करें कादम्बिनी गांगुली की तो ये भारत की पहली महिला फिजिशियन भी थी। सरोजनी नायडू की अगर हम बात करें, यहाँ पे दिया गया है, तो सरोजनी नायडू जो है ये भारत की पहली महिला राज्यपाल हैं, जो कि यूपी की ये पहली महिला राज्यपाल बनी थी और इन्होंने 1925 के अंदर जो है वो कांग्रेस का अध्यक्षता इन्होंने किया था और ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बन गई थी। राजकुमारी अमृता कौर जो है ये भारत में पहली महिला केंद्रीय मंत्री है, पहली महिला कैबिनेट मंत्री। मातंगनी हाजरा की बात करें तो मातंगनी हाजरा को जो है हम लोग बूढ़ी गांधी के नाम से भी हम लोग इन्हें जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर आपके सामने कि अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे। तो जो अलवार जो थे ये वैष्णव धर्म के ये लोग अनुयायी थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक जो है वो कृष्ण थे। जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए और 24वें तीर्थंकर का नाम जो है वो महावीर स्वामी था। 35 नंबर क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस, इट हैज़ बीन रेनिंग टोरेंटली। इसमें जो है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है।
समुद्रगुप्त को जो है वो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को हम लोग कविराज के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, विक्रमांक की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त जो है वो एक संगीत प्रेमी शासक भी था। 37 नंबर प्रश्न है कि 25वें राष्ट्रमंडल सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें जो है भारत ने टोटल जो है वो 13 पदक जीते हैं। 13 पदक में 4 स्वर्ण पदक है, 6 रजत पदक है और 3 जो है ये कांस्य पदक भारत के द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पे जो है दिए गए विकल्प में आपका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। कब? 1937 में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ है 28 जनवरी 1950 में। 1861 का भारत परिषद अधिनियम से आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से जो है वो भारत में विभागीय प्रणाली की जो है वो शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है? तो देखिए यहाँ पे जो है वो भूटान की राजधानी की अगर हम बात करें तो भूटान की राजधानी थिम्पू है, म्यांमार की राजधानी नेपिडो है, चीन की राजधानी जो है यहाँ पे चीन का जो है वो चीन में जो मुद्रा चलता है वो दे दिया गया है। चीन का मुद्रा युआन है, तो इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये अलग है। अफगानिस्तान का राजधानी काबुल है। चीन की अगर हम राजधानी की बात करें तो चीन की राजधानी जो है वो आपका अब बीजिंग हो जाएगा। और इसका जो राष्ट्रीय पशु है वो पांडा हो जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी लाल मुकुट सारस हो जाएगा। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। और चीन की जो यांगत्से नदी है वो एशिया महादेश की सबसे लंबी नदी है। म्यांमार की मुद्रा की बात करें तो म्यांमार की मुद्रा का नाम जो है वो आपका क्यात हो जाएगा। भूटान की मुद्रा की बात करें तो भूटान का मुद्रा जो है वो न्यू गुल्ट्रम हो जाएगा। आपका न्यू गुल्ट्रम जो है वो भूटान की मुद्रा है। अफगानिस्तान की मुद्रा जो है वो अफगानी है। अगला क्वेश्चन आपका मैथ का है। आप इसको जब सॉल्व करिएगा तो आपका सही जवाब जो है 62 आ जाएगा। यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर का इस्तेमाल करके आप इसका सही जवाब ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किनके बीच होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो ये आयनिक यौगिक के बीच में होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसमें दो तत्व एक दूसरे की जो है वो जगह ले लेते हैं। वर्ष 1974 में किस शहर में पहली बार सेवा सहकारी बैंक की शुरुआत की गई थी? तो सेवा सहकारी बैंक की शुरुआत 1974 में सबसे पहले जो है वो अहमदाबाद गुजरात के अंदर जो है वो किया गया था। कुमायूं हिमालय के पूर्व पश्चिम विभाजन के अनुसार इनमें से किन दो नदियों के बीच में आता है? तो जो कुमायूं हिमालय है वो सतलज और काली नदी के बीच में आता है। बात करें कश्मीर हिमालय की तो ये सिंधु और सतलज के बीच में जो है वो आपका कश्मीर हिमालय आता है। काली और तीस्ता नदी की बात करें तो काली और तीस्ता नदी के बीच में जो है वो नेपाल हिमालय आता है। तीस्ता और काली नदी दोनों सेम ही हो गया। असम हिमालय जो है वो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में आता है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर का प्राथमिक कार्य क्या है? तो राउटर का प्राथमिक कार्य जो है वो आपका हो जाएगा दो या दो से अधिक अलग अलग नेटवर्क को एक साथ जोड़ने का जो काम है वो राउटर करता है। मॉडेम जो है, मॉडेम और राउटर की बात करें तो मॉडेम इंटरनेट सेवा प्रदाता से इंटरनेट लाता है और राउटर जो है इंटरनेट को आपके घर के सभी डिवाइस में बांटता है। खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है। खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है वीर गति को प्राप्त हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो सेडान के युद्ध के बाद जो है वो जर्मनी का एकीकरण हुआ था।
सेडान की युद्ध की बात करें तो ये 1870 ईस्वी में हुआ था और ये फ्रांस और जर्मनी के बीच हुआ था। जर्मनी के एकीकरण का जो श्रेय है वो बिस्मार्क को दिया जाता है। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली जो राज्य था वो प्रशा था। सेडान के युद्ध के बाद बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक जो है वो वर्साई के महल में करवाया था और विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को जो है वो बाजीगर कहा था। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता जो है वो फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। निम्न में से शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है वो आपका अशोक चक्र हो जाएगा। बात करें परमवीर चक्र का तो ये भारत का सबसे बड़ा जो है वो आपका सैन्य पुरस्कार है और इसकी शुरुआत 1950 में की गई थी। पहले प्राप्तकर्ता जो है मेजर सोमनाथ शर्मा थे। महावीर चक्र की बात करें तो महावीर चक्र जो है ये दूसरे नंबर का आपका वीरता पुरस्कार हो जाएगा और इसका भी शुरुआत जो है वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। वीर चक्र की बात करें तो ये तीसरे नंबर का सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है। आप सीक्वेंस में लगा लीजिएगा तो सबसे पहला परमवीर चक्र है, इसके बाद महावीर चक्र है और फिर जो है वो वीर चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं है? तो जो 1946 में जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया उसमें डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है वो उनके सदस्य नहीं थे। सी राजगोपालाचारी की बात करें तो सी राजगोपालाचारी जो हैं वो शिक्षा एवं कला के मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर हम बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। जगजीवन राम की अगर हम बात करें तो ये श्रम मंत्री थे। बाकी जो है राष्ट्रमंडल संबंधों एवं विदेशी मामलों के मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह एवं संबंधित नेतृत्वकर्ता का निम्नलिखित सूचियों की सहायता से मिलान करिए। देखिए यहाँ पे विद्रोह है और इसके नेतृत्वकर्ता है। देखिए चेरो विद्रोह की अगर बात करें तो इसके नेतृत्वकर्ता भूषण सिंह थे। अहोम विद्रोह की अगर बात करें तो गोमधर कुंवर हो जाएंगे। नील विद्रोह की अगर बात करें तो नील विद्रोह के नेतृत्वकर्ता तिरुत सिंह थे और रंगपुर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता धीरज नारायण थे। इस तरीके से जो आपका सही जवाब है वो बी आपका सही जवाब हो जाएगा। कुछ और आंदोलन की बात कर ले, जैसे खासी विद्रोह की बात करें तो ये असम में हुआ था। कोल विद्रोह छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। भूमिज विद्रोह रांची में हुआ था। भील विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ था। फराइजी आंदोलन बंगाल में हुआ था। तेभागा और फकीर आंदोलन भी बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका मैथ का है। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो इसका सही जवाब जो आपका 1/n हो जाएगा। ये जो है वो 1/n के बराबर है। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? गांधी इरविन समझौता की बात करें तो ये जो है वो 5 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। और गांधी इरविन समझौता जो है एक तरफ तो गांधी जी थे और दूसरे तरफ जो है वो इरविन थे। और ये जो पैक्ट है इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। 1932 से आपको ध्यान रखना है। 1932 का पूना समझौता, 1932 के पूना समझौता में गांधी जी और अंबेडकर के बीच में कम्युनल अवार्ड को लेकर सहमति पे बात किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोगों का पहचान करिए। तो देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन का जो अनुप्रयोग है वो हम लोग कर सकते हैं। एक तो खतरे के संकेतों का लाल होना, ये सही जवाब है। समय से पूर्व सूर्योदय और विकिरण, समय से पूर्व सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। देखिए अगर हम समय से पूर्व सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त की बात करें तो ये प्रकीर्णन के कारण नहीं होता है, ये आपका वायुमंडल अपवर्तन के कारण होता है। तो बी हमारा नहीं होगा। तारों का टिमटिमाना जो है ये भी जो है वायुमंडल अपवर्तन के कारण होता है, ये भी नहीं होगा। टिंडल प्रभाव की अगर बात करें तो टिंडल प्रभाव जो है ये प्रकाश कोलाइड या निलंबन के कणों के बिखरने पे होता है और इसमें जो है प्रकाश दृश्यमान हो जाता है। तो आपका जो सही जवाब है वो चौथा आएगा इसमें।
और सूर्य का लाल और आकाश का नीला होना, ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही जो है वो सूर्य लाल हमें दिखता है, क्योंकि नीला रंग जो है सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य वाली होती है। और इसका जो सही जवाब है हमारा 1, 4 और 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार यूपी और बिहार जो है ये CWG जलवायु में आते हैं, जहाँ पे CWG की अगर हम बात करें तो ये कहाँ है, ये बिहार प्लस यूपी में ये जलवायु देखा जाता है। बिहार में मुख्य रूप से 4 प्रकार की जो है वो कृषि जलवायु पाई जाती है, जोन 1, जोन 2, जोन 3A और जोन 3B। DFC की अगर बात करें तो DFC जो है ये जलवायु आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, और AW प्रकार की जो जलवायु है ये आपको उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार का ये जलवायु है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी के समूह में नीचे जाने पर समान ही बना रहता है? तो जो संयोजकता है वो नीचे जाने पर आवर्त सारणी में, किसी भी आवर्त सारणी में नीचे जाने पर ये समान ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द नॉन फाइनाइट वर्ब इन द सेंटेंस गिवन बिलो। दिस इज टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट पार्टी विल बी ऑर्गेनाइज टुमारो। तो इसका जो सही जवाब है, इसका सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, टू इन्फॉर्म इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है? तो ये अनुच्छेद 51A यानी 51 क के अंतर्गत ये आता है। बात करें तो ये जो है ये भाग 4 के क के अंतर्गत आता है, और ये मूल कर्तव्य है। सरदार सोन सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य और 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, यानी वर्तमान में टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। 11 मूल कर्तव्य में पहला मूल कर्तव्य है कि संविधान का पालन करें। दूसरा है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। तीसरा मूल कर्तव्य है भारत के संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। चौथा है देश की रक्षा करें और आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। छठा है हमारी सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली महत्व को समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौवां है आपका सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। 10वां है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। और 11वां और ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, जो ये कहता है कि माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। अगला क्वेश्चन है कि गांव में आयोजित कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था। तो गांव में आयोजित कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है वो 1937 का फैजपुर अधिवेशन था। फैजपुर अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो पंडित नेहरू के द्वारा किया जा रहा था। पहला अधिवेशन जो है वो बम्बई में हुआ था, WC बनर्जी अध्यक्ष थे। 12वां जो है वो 1896 में हुआ था, और इसमें जो है वो रहमतुल्लाह सयानी जो हैं वो इसके अध्यक्ष थे, और पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। 1906 का जो कोलकाता अधिवेशन है इसमें पहली बार स्वराज का प्रयोग किया गया था, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। 1912 का जो अधिवेशन है वो बांकीपुर में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो RN मधोलकर थे। 1924 का जो अधिवेशन है वो बेलग्राम अधिवेशन था, महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष थे। 1940 का जो अधिवेशन है ये रामगढ़ अधिवेशन था, और APJ कलाम जो है इसके अध्यक्ष थे। सांस लेना कौन सी प्रक्रिया है? तो सांस लेना एक भौतिक प्रक्रिया है। श्वसन की अगर हम बात करें या सांस लेना या श्वसन की बात करें तो ये एक दहन की प्रक्रिया है। इसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और जल का विघटन इसमें होता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? तो जो जाति जो है वो जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर की, ये मैथ का क्वेश्चन है कि प्रकाश धारा के विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और धारा के दिशा में 44 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तैर सकता है, तो धारा की चाल क्या है? तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन का आयनीकरण क्षमता होता है, नाइट्रोजन का आयनीकरण क्षमता जो है वो ऑक्सीजन से अधिक होता है, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब जो है यहाँ पे आ जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग अटलांटिक सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो पनामा नहर जो है ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। बात करें स्वेज नहर की, तो स्वेज नहर जो है ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। कील नहर की अगर हम बात करें तो कील नहर जो है ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है और ये जर्मनी में है। सू नहर की बात करें तो सू नहर जो है ये यूएसए में है और ये सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ता है, तो ऑप्शन सही आपका बी हो जाएगा। अल्ट्रासाउंड की रेंज क्या होती है? अल्ट्रासाउंड की जो रेंज है वो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। और बात करें यहाँ पर अल्ट्रासाउंड तकनीक का उपयोग करके शरीर में हम लोग आंतरिक भाग और ऊतकों को देखने में इसका यूज़ करते हैं। पाराश्रव्य तरंग की बात करें तो तरंग 3 प्रकार के होते हैं, अवश्रव्य, श्रव्य और पाराश्रव्य। अवश्रव्य तरंग की बात करें तो 20 हर्ट्ज से जो कम है ये सब अवश्रव्य तरंग में आते हैं और इसको मनुष्य कान जो है यानी ह्यूमन जो है इसको सुन नहीं सकता है। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच की अगर हम बात करें तो ये श्रव्य तरंगे होते हैं और मानव इसको सुन सकते हैं। पाराश्रव्य तरंग जो है वो 20,000 किलो हर्ट्ज से ऊपर के तरंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन एंजाइम जाइलम के एक घटक में सम्मिलित नहीं है? तो जो सहचर कोशिका है वो जाइलम के एक घटक में सम्मिलित नहीं है। जाइलम जो है वो पौधे में जल का परिवहन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ पंक्चुएशन मार्क? तो इसका सही जवाब है आपका जो हैशटैग जो है ये पंक्चुएशन मार्क नहीं होता, बाकी कॉमा, फुल स्टॉप और कॉलन, सेमी कॉलन ये सब जो है पंक्चुएशन मार्क होता है। श्याम और श्वेत फोटोग्राफी में निम्न में से किस लवण का उपयोग किया जाता है? तो जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी है इसमें हम लोग जो है वो हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr का इस्तेमाल करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 की अगर हम बात करें तो सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग हम लोग जो है वो वोटिंग इंक के रूप में करते हैं। NaBr यानी सोडियम ब्रोमाइड का बात करें तो इसका उपयोग हम लोग कृत्रिम निद्रा अवस्था आदि के रूप में किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड को जो हम लोग हॉर्न सिल्वर के नाम से जानते हैं और सिल्वर आयोडाइड का उपयोग जो है वो कृत्रिम वर्षा में होता है। 67 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल या क्षार के लिए एक प्राकृतिक संकेतक नहीं है? तो दिए गए विकल्प में जो आपका मिथाइल ऑरेंज है ये जो है प्राकृतिक संकेतक नहीं है, बाकी हल्दी, पेटूनिया की नारंगी पंखुड़ियाँ और हाइड्रोजोनिया की रंगीन पंखुड़ियाँ ये सब जो है ये लोग प्राकृतिक संकेतक के रूप में काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन बातों के अधीन नहीं है? तो मानववाद के जो अधीन नहीं है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की अगर हम बात करें तो इसका वर्णन 25 से 28 अनुच्छेद तक हमको देखने को मिलता है। भाग 3 में ये आता है। आर्टिकल 26 ये बोलता है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। आर्टिकल 27 में बोला गया है कि किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों का संदाय यानी पेमेंट हेतु स्वतंत्रता है उसको। अनुच्छेद 28 में है निश्चित शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक निर्देश अथवा पूजा की उपस्थिति होने की स्वतंत्रता है। अगला क्वेश्चन है कि चोल वंश की स्थापना किसने किया था? तो विजयालय के द्वारा जो है वो चोल वंश का स्थापना किया गया था। चोल वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो राजराज प्रथम है और विजयालय ने नर केसरी की जो है इसने उपाधि धारण की थी। चोल वंश का अंतिम राजा जो है वो राजेंद्र थर्ड था। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो है वो राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था। किसी
और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा तो वो अन्यंत्र होगा। अगला क्वेश्चन है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? तो इसमें जो है आपका आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो जल का आयतन न्यूनतम तथा जल का घनत्व जो है वो महत्तम होता है। जल का रासायनिक सूत्र जो है वो H2O होता है और इसकी परमाणु द्रव्यमान जो है वो 18 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्नौली प्रमेय निम्नलिखित में से किस पर लागू होती है? तो बर्नौली का जो प्रमेय है वो द्रवों के प्रवाह पर ये लागू होता है और बर्नौली प्रमेय के अनुकरण के कारण ही जो है वो टीन से बनी हुई छत तेज आंधी में उड़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है वो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। बात करें नीलगिरी पहाड़ी को हम लोग ब्लू माउंटेन कहते हैं। नीलगिरी पहाड़ी में ही ऊटी या उदयमंगलम स्थित है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपका डोडा बेटा हो जाएगा और डोडा बेटा की जो ऊंचाई है वो 2637 मीटर जो है वो हो जाएगा। महेंद्रगिरी की अगर हम बात करें तो महेंद्रगिरी जो है ये पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है। नल्ला मल्ला की जो पहाड़ी है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में जो है ये अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भूगोल यानी ज्योग्राफी शब्द इनमें से किनके द्वारा गढ़ा गया था? तो इरेटोस्थनीज के द्वारा जो है वो ज्योग्राफी शब्द गढ़ा गया था। हिकेटियस की अगर हम बात करें तो हिकेटियस ने सबसे पहले भूगोल का सुस्पष्ट वर्णन किया था। भूगोल के जनक के रूप में हिकेटियस को माना जाता है। इरेटोस्थनीज जो है उनको व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। हेरोडोटस जो है ये हिस्ट्री के जनक माने जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन, कन्वर्ट द सेंटेंस डेट पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे जो है सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इनटू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार डैश लिपि में लिखी हुई हिंदी भारत की राजभाषा होगी। तो देवनागरी लिपि को जो है वो भारत का राजभाषा, हिंदी का लिपि देवनागरी को जो है राजभाषा माना गया है। भाषा संबंधित अगर हम बात करें तो जो भाग 17 है आपका, इसमें भाषा का उपबंध हमको देखने को मिलता है और भाग 17 जो है ये 343 से लेके 351 तक इसकी चर्चा हमको देखने को मिलती है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को जो है राजभाषा के रूप में अपनाया था। इसीलिए 14 सितंबर को जो है हम लोग क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस के रूप में जो है हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जो 10 जनवरी है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो अनुच्छेद 123 के अनुसार जो है भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश को जारी कर सकता है। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद है, मैं उसको जल्दी से फटाफट आपके सामने बोल देता हूँ। जैसे 53 में बोला गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है। 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। 74 में मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को सलाह एवं सहयोग। आर्टिकल 111 में संसद द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति प्रदान करना। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण। 143 में राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति। 200 में राज्य स्तर पर विधेयक को प्रस्तुत करने के बाद यथाशीघ्र स्वीकृति प्रदान करने अथवा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल के सदन के समक्ष वापस भेजने का प्रावधान। 352 में जो है राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा, और ये घोषणा होता है आपका सुरक्षा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सैन्य विद्रोह के फलस्वरूप। 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में जो है वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान जो है वो राष्ट्रपति को लेकर के संविधान में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है कि शेरशाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है?
शेरशाह का मकबरा की बात करें तो ये भारत के बिहार राज्य में स्थित है और ये बिहार के सासाराम यानी रोहतास में स्थित है, जो इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का एक सुंदर सा नमूना है। और इसका जो पूरा करवाने का श्रेय है वो उसके पुत्र इस्लाम शाह को जाता है। इस मकबरा का वास्तुकार जो है वो मीर मोहम्मद अलीवाल थे और उनके द्वारा इसकी वास्तुकारिता की गई थी। अलेक्जेंडर कनिंघम ने शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी अच्छा मकबरा बताया था। ये जो मकबरा है ये अफ़गानी शैली में आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? तो जो दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी है ये भारत के गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है। जनगणना की अगर हम बात करें तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 के अंदर आपको लॉर्ड मेयो के द्वारा करवाया गया था। 1881 में जो है रिपन के द्वारा जो है वो प्रत्येक 10 वर्ष पे जनगणना करवाने का प्रावधान किया गया। W.C. प्लोडेन जो है ये भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे और 1921 को जो है वो जनसांख्यिकीय विभाजन वर्ष के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है कि अमन रिया को 10% की वार्षिक ब्याज दर पर 6,000 रुपये की राशि उधार देता है, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। 2 वर्ष के अंत में यह राशि कितनी हो जाएगी? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 7260 रुपया। अगला क्वेश्चन है एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्कीन का सामान्य सूत्र जो है वो आपका जो है वो CnH2n आपका सही जवाब हो जाएगा। एल्कीन जो है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं और एल्कीन श्रेणी के कुछ प्रमुख यौगिक हैं, जैसे एथीन है C2H4, प्रोपीन है C3H6 और ब्यूटेन है C4H8। अगला क्वेश्चन है कि तिलचट्टों में श्वसन के माध्यम क्या होते हैं? तो जो श्वास रंध्र हैं इसके द्वारा तिलचट्टा अपना श्वसन करते हैं और तिलचट्टे में जो है वो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसमें 10 जोड़े श्वास रंध्र होते हैं। फेफड़े की अगर बात करें तो फेफड़ा जो है ये मानव का श्वसन तंत्र है। त्वचा की अगर हम बात करें तो केचुआ जो होते हैं, केचुआ अपना जो श्वसन है वो त्वचा के द्वारा करते हैं और जो मछली होते हैं मछली गलफड़ के द्वारा अपनी श्वसन प्रक्रिया करते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का कार्यकाल जब बीच में भंग न हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से डैश तक होता है। तो उसकी पहली बैठक से जो है इसका अवधि 5 वर्ष तक होता है। लोकसभा की प्रथम महिला की अगर हम बात करें तो लोकसभा की प्रथम महिला का नाम मीरा कुमार है। वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रहा है जिसके अध्यक्ष जो है वो ओम बिरला साहब हैं और भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष GV मावलंकर थे। आर्टिकल 21 में जो है वो लोकसभा की संरचना की जानकारी मिलती है और 84 में लोकसभा के सदस्यों की योग्यता का वर्णन मिलता है। वर्तमान में जो लोकसभा है उसमें SC के लिए 84 सीट और ST के लिए 47 सीट जो है वो क्या है वो रिजर्व है। अनुच्छेद 330 में जो है SC व ST के लोकसभा के सीटों का आरक्षण का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? हरित क्रांति का जो संबंध है वो आपका खाद्य फसलों के उत्पादन से हो जाएगा। हरित क्रांति शब्द जो है ये विलियम गॉड के द्वारा दिया गया था, जबकि हरित क्रांति के जो विश्व स्तर पर नेता या प्रणेता हैं वो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में MS स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति जो है ये पूरे विश्व में 1960 के दशक में हुआ था, जबकि भारत में इसकी शुरुआत 1967 के दशक में देखी जाती है और सबसे पहले जो है ये मैक्सिको में हुआ था हरित क्रांति। यहाँ पे कुछ देख लीजिए, आलू उत्पादन जो है ये आपका गोल क्रांति से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पे 85 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि किसी धनराशि का 1 वर्ष का कुल साधारण ब्याज उसी धनराशि के 5% वार्षिक की दर 2 वर्षों के कुल साधारण ब्याज के बराबर हो तो पहले वर्ष का दर क्या होगा? तो इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन बी 10% हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। जब उत्तल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो आपका सीधा व काल्पनिक होगा। ये ध्यान रखिएगा कि उत्तल दर्पण का जो उपयोग है वो साइड मिरर के रूप में किया जाता है गाड़ियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना पक्षी अभयारण्य और झारी डांड को रामसर सूची में शामिल किए जाने के बाद भारत में कुल कितनी रामसर साइटें हो चुकी है? तो वर्तमान में भारत में जो है टोटल 98 रामसर साइट हो चुका है। भारत का पहला रामसर साइट की अगर हम बात करें तो भारत का पहला रामसर साइट जो है चिल्का झील उड़ीसा का है। भारत में सबसे ज़्यादा अगर रामसर साइट है तो वो आपका तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरबन आर्द्रभूमि है तथा सबसे छोटा जो है वो रेणुका आर्द्रभूमि है। बिहार में ध्यान रखिएगा, बिहार में टोटल 6 रामसर साइट है। कांवर झील बेगूसराय, नागी और नकटी जमुई, गोकुल जलाशय बक्सर, उदयपुर झील पश्चिम चंपारण, गोगाबिल झील कटिहार। तमिलनाडु में जो मैंने बोला सर्वाधिक जो है वो 20 रामसर साइट हैं। और देखिए झारी डांड रामसर साइट जो है, झारी डांड जो है ये आपका गुजरात में हो जाएगा। और पटना पक्षी अभयारण्य देखिए ये बिहार में नहीं है, पटना पक्षी अभयारण्य आपको यूपी के अंदर देखने को मिलेगा। ये 97 नंबर का था, ये 98 नंबर का था झारी डांड। 96 नंबर की बात करें तो वो कोपड़ा जलाशय छत्तीसगढ़ का था। और 95 जो है वो सिलीसरह झील राजस्थान का था। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कैमूर वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा। और कांवर झील की अगर हम बात करें तो कांवर झील जो है ये रामसर सूची में शामिल बिहार का जो है ये पहला झील है और ये बिहार के बेगूसराय ज़िले में स्थित है। ये एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का गोखुर झील है। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये जो है ये पश्चिमी चंपारण में आपको देखने को मिल जाएगा। और ये भारतीय बाघ प्रजाति पैंथेरा टाइग्रिस का निवास स्थल है। नागी बांध पक्षी बिहार जो है ये आपको जमुई में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार घोषित किया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकार को आर्टिकल 21 के अंतर्गत मूल अधिकार जो है वो इसकी घोषणा की है। सामान्य शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? विशिष्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमको बताना है किस राज्य में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। महाराष्ट्र में जो है राज्यसभा की सीटें 19 हैं, तमिलनाडु में 18 हैं, कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 12 और मध्य प्रदेश में 11 हैं। तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे कि हो गया आपका आंध्र प्रदेश प्लस हो गया आपका एमपी प्लस हो गया आपका गुजरात, इन सब जगह में जो है वो आपका 11 राज्यसभा सीट हैं। फिर अगर हम चले तो देखिए पंजाब, असम, यहाँ पे जो है टोटल 7 राज्यसभा सीट है, 7 राज्यसभा सीट हैं। फिर आपको ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 3 राज्यसभा सीटें हैं, छत्तीसगढ़ हरियाणा में 5 हैं। और मेन आपको ध्यान रखना है बिहार और वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में राज्यसभा जो सीट है उसकी संख्या 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 28,000 रुपये है, इसे निम्नलिखित में से किस एक तरीके से बेचा जा सकता है? तो पहला तरीका बोल रहा है कि 24% का एकल छूट पर, दूसरा तरीका बोल रहा है कि 16% तथा 10% की 2 क्रमिक छूट पर। कौन से तरीके से विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा तथा उसका मान क्या होगा? तो इसमें जो है आपको दोनों ऑप्शन लगा के देखना पड़ेगा। तो जो दूसरा तरीका है, अगर हम इस पर 2 क्रमिक छूट दें तो जो है इसका विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा यानी 21,168 रुपया होगा और उसका मान जो है ऑप्शन डी जो है हमारा वो इसका तरीका बी सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है कि बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? बिहार राज्य की कुल क्षेत्रफल की बात करें तो वो 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। बिहार क्षेत्रफल के दृष्टि से जो है वो भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है और जबकि ये कुल क्षेत्रफल का 2.86% जो है वो कवर करता है। वर्तमान में बिहार में जिलों की संख्या की बात करें तो टोटल 38 जिला है
और 38वां जिला जो है वो नवीनतम जिला अरवल है। उत्तर दक्षिण की लंबाई बिहार की 345 किलोमीटर तथा पूरब से पश्चिम की लंबाई बिहार की 483 किलोमीटर है। बिहार की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक है, और उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड जो है इसका पूर्वी देशांतर विस्तार है। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किसे हराकर पहला महिला वर्ल्ड कप 2025 जीता है। तो भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हरा करके जो है वो पहला महिला वर्ल्ड कप 2025 अपने नाम किया है। देखिए, दो चीज़ आपको याद रखना है क्रिकेट से लेके, एक तो बीसीसीआई की स्थापना आपको ध्यान रखना है, ये 1928 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई के अंदर हो जाएगा। और एक है आपका आईसीसी की जो स्थापना है वो 1909 में हुआ था, और जो दुबई जो है यानी यूएई जो है ये इसका मुख्यालय हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो यहाँ पे जो है आपका सही जवाब वो आपका बी हो जाएगा, मोरेवर ही इज़ फैट ही रन्स। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है कि भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जिसने चुनावों में ई वोटिंग प्रणाली शुरू किया है। तो भारत का पहला राज्य बिहार बन गया है जिसने अपने चुनावों में ई वोटिंग प्रणाली की शुरुआत की है, और ये जो है 2 एंड्रॉयड मोबाइल आधारित ऐप्स का इस्तेमाल इसमें किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो ब्रिटिश शासन के दौरान जो है बिहार के पहले प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस थे, और ब्रिटिश काल में जो मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री कहा जाता था। स्वतंत्र बिहार की प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो उनका नाम श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री हैं। बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा, और मुस्लिम पहली मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर हैं। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हैं। बिहार में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, और उनके नाम सबसे अधिक बार 10 बार शपथ लेने का जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम पे दर्ज है। अगला क्वेश्चन है कि श्रमिक सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम किस वर्ष किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ था। तो पहला जो कारखाना अधिनियम है ये 1881 के अंदर जो है ये आया था, और लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। लॉर्ड रिपन को भारत में स्वशासन का जनक माना जाता है। लॉर्ड रिपन का अगर हम बात करें तो इसका समय जो है वो भारत में हो जाएगा आपका 1880 से लेकर 84 तक, और इसके समय में कुछ प्रमुख काम हुए हैं। जैसे 1881 में अफ़गानिस्तान से संधि हुआ, 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इसने रद्द किया था। इसके बाद 1881 में इसने जो है नियमित जनगणना की शुरुआत किया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो है वो लॉर्ड रिपन को जो है वो भारत का उद्धारक का संज्ञा दिया था। दूसरा कारखाना अधिनियम जो है वो 1891 में आया था। यहाँ पे है लॉर्ड लैंसडाउन। तो लॉर्ड लैंसडाउन की अगर हम बात करें तो लॉर्ड लैंसडाउन के समय में ही दूसरा कारखाना अधिनियम आया था, और ये भारत में 1884 से लेकर 1894 तक रहा था। इसके समय में सबसे फेमस जो चीज़ हुआ वो था 1893 के अंदर जो है वो डूरंड लाइन खींचा गया था भारत और अफगानिस्तान के बीच में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की है। तो बिहार में मखाना बोर्ड का गठन हो चुका है, और ये बिहार के जो है दरभंगा जिला में ये स्थापित है। फॉक्स नोट को ही जो है हम लोग आमतौर पर मखाना कहते हैं, और मखाना को ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। मिथिला मखाना को जो है वो 2022 के अंदर जो है वो जीआई टैग प्रदान हुआ था। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार कौन हैं। तो अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। ऑप्शन सी जवाब जो है हमारा सही हो जाएगा। तो जो टेस्ट नंबर 3 है वो हमारा यहाँ पे संपन्न होता है। तो आज हमारा तारीख हो गया आपका 1 जून हो गया। तो हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द 15 सेट कराया जाए। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।